सुप्रभात बच्चों। और आपका सिलेबस करीब करीब कंप्लीट हो चुका है। 5 चैप्टर भी पढ़ाना था, 5 चैप्टर में फिर दोबारा भी मैं पढ़ा दिया। इस बार जो परीक्षा होगी उसके बाद फिर नए सिलेबस की शुरुआत होगी और उसमें फिर पुस्तक से पढ़ाया जाएगा। फिलहाल आपका पाठ 10 कंप्लीट हो चुका है और ये मंडे से पुनः आपको हम व्याकरण की ओर ले चलेंगे। व्याकरण के संदर्भ में कुछ जानकारियाँ देंगे, विशेष जानकारियाँ प्रस्तुत करेंगे। लेकिन आज जो है, आज एक किसी खास टॉपिक पर मैं प्रकाश डाल रहा हूँ। जैसे डॉली सिस्टम। डॉली सिस्टम जो है, जिसको कहते हैं ये दहेज प्रथा। डॉली सिस्टम, दहेज प्रथा। तो ये दहेज प्रथा क्या है, इसके संदर्भ में आज हम लोग आपस में बातचीत करेंगे। आपस में क्या बातचीत करेंगे, ये तो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, इसमें तो जो हम बोलेंगे वही आप सुनिएगा। आपके उत्तर का तो हमको जो है चूँकि आशा नहीं होगी, तो एक तरफा ही इस टॉपिक पर प्रकाश डाला जा रहा है कि ये डॉरी सिस्टम क्या है, ये दहेज प्रथा क्या है। तो देखिए, दहेज प्रथा जो है सो बहुत ही पवित्र प्रथा है, कोई बुरी बात नहीं है। ये बहुत ही पवित्र रिश्ता बंधन का एक प्रतीक है दहेज। लेकिन दहेज का अर्थ लोग नहीं समझ रहे हैं, है ना, और उसको गलत ढंग से उसका इस्तेमाल करके और इस दहेज प्रथा को गलत बना दिया है लोगों ने, है ना। अब मैंने बेटी लड़की की शादी में लड़की पक्ष के द्वारा जो भी, अर्थात कन्या पक्ष के द्वारा जो भी वर पक्ष को स्वेच्छापूर्वक प्रदान किया जाता है वस्तुएं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं दहेज। पुराने ज़माने में दहेज की यही परिभाषा थी, समझे कि नहीं। दहेज की यही परिभाषा थी पुराने ज़माने में कि कन्या पक्ष के द्वारा स्वेच्छा से वर पक्ष को जो भी वस्तु या जो भी धन दौलत प्रदान किए जाते हैं या जाते थे, वही दहेज का रूप लिया। अब देखिए, भगवान राम की भी शादी हुई थी, उसमें भी दहेज दिया गया था। लेकिन राजा दशरथ की ओर से न माना गया था। राजा दशरथ जी का कोई गृहवंश नहीं था, फिर भी राजा जनक जी बहुत से घोड़े, हाथियां, है ना, दहेज में उपहार स्वरूप प्रदान किया। तो ये जो है दहेज प्रथा उसी समय से चली आ रही है कि लड़की की लोग शादी करते हैं तो स्वेच्छा से कुछ अपने लड़कियों को देते हैं, है ना, तो वही दहेज का रूप होता है। लेकिन इस दहेज का गलत इस्तेमाल करके लोग दहेज नाम को कलंकित कर दिया है। इसके पीछे कारण ये है
कि लोगों में बढ़ती हुई माने लालच, लोग लालची हो गए, लोग बहुत ज़्यादा लोभी हो गए। तो सोचते हैं कि शादी तो लड़की पक्ष वाले करेंगे ही, तो क्यों ना हम इधर से थोड़ा जो है जो कि अपना नट बोल्ट टाइट कर दें, है ना। हर स्थिति परिस्थिति में तो शादी करनी ही है, लड़की वाले जाएंगे कहाँ। तो इस प्रकार से अब जो लड़कियों की शादी होती है, लड़के वाले का मुंह बहुत बड़ा हो गया है, ये लेंगे वो लेंगे, है ना। उनको अपना औकात का, अपने स्थिति परिस्थिति का अंदाज ही नहीं है, मुंह आगे में है, बोलने का कुछ बोल देते हैं कुछ, समझे कि नहीं। अब लड़की पक्ष वाले को भी तो शादी करना जरूरी है। लड़के की शादी अगर साल 2 साल नहीं होती है तो सामाजिक उपहास उसमें नहीं होता है, लेकिन लड़की जब जवान हो जाती है, शादी के योग्य हो जाती है, उसके बाद अगर उसको घर में रखा जाता है तो समाज में इसका उपहास होता है। इसलिए लोग अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए लड़की की तो शादी समय पर ही करना चाहते हैं और उसका नाजायज फायदा लड़के वाले उठाते हैं। लड़के वाले जो है जो कि बहुत सारा डिमांड कस देते हैं, लड़की वाले की स्थिति परिस्थिति नहीं देखते हैं। तो अब लड़की वाले बेचारे जो है सो लमड़ रहे हैं, दहेज के लिए धन इकट्ठा कर रहे हैं, कर्जा ले रहे हैं, आभूषण ऑर्नामेंट बेच रहे हैं, जमीन बेच रहे हैं कि किसी तरह मैं अपने लड़की की शादी करूं, दहेज वाले को दहेज की राशि प्रदान करूं, ये स्थिति है। भले ही यह उजड़ जाता है, शादी तो हो जाती है लेकिन लड़की वाले उजड़ जाते हैं। तो एक पवित्र बंधन को बनाने का क्या यही तरीका है कि जो आपका संबंधी होने जा रहा है उसको तुम उजाड़ दोगे, कल हो करके तुम जाओगे तो तुम्हारा स्वागत क्या होगा। तुम्हारे ससुराल में ससुराल वाले गरीब हो गए, दरिद्र हो गए, लैंडलेस हो गए शादी के कारण, तो क्या तुमको उस जगह पे जाने में इच्छा होगी, मन लगेगा? तुमको अपने आप आत्मग्लानि होगी कि मेरा ससुराल बहुत ही पुअर है। अरे पुअर तो था नहीं, पुअर किसने बनाया? तूने बनाया पुअर। एक लड़की की शादी, क्या लड़की की शादी करना बहुत बड़ा अपराध है क्या? अगर सभी लोग लड़की की शादी करना बंद कर दें तो लड़के की शादी होगी क्या? इस बात को लड़के वाले नहीं समझ रहे हैं। इसीलिए यह पवित्र शब्द जो है दहेज, वो हम और आप मिलकर के इसको अपवित्र बनाए। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है जो दहेज की पूरी राशि नहीं हुई, नहीं मिल पाई, शादी तो हो गया, उसके बाद लड़की वहाँ गई तो लड़की को प्रताड़ित करना लोग शुरू कर दिए, है ना। लड़की वाले काफ़ी प्रताड़ित होने लगे, खुद लड़की प्रताड़ित होने लगी, उसको तरह तरह की यातनाएं देने लगे, अरे तुम्हारा बाप ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। तो एक बात जान लो, लड़की सब चीज़ बर्दाश्त कर लेगी लेकिन अपने मैके की शिकायत उससे बर्दाश्त नहीं हो पाता, क्योंकि जन्म स्थल उसका वही घर है ना। भले शादी हो गई, अब ससुराल ही उसका अस्थाई घर हो गया, ये अलग बात है,
लेकिन अगर उसके परिवार वालों को तुम उल्टा सीधा कहते हो, शिकायत करते हो, गाली देते हो, तो वो लड़की को बर्दाश्त नहीं होता है और लड़की कुछ बोलती भी है, जिसका नतीजा होता है कि लड़की को मारा जाता है, पीटा जाता है, बेरहमी के साथ उसके साथ सलूक किया जाता है। तो यही सब जो है सो कारण है। इतना ही नहीं, कुछ तो ऐसे समाज में क्रूर लोग होते हैं जो दहेज के कारण लड़की को मार भी देते हैं, फांसी लगा देते हैं, जहर खिला देते हैं, या इतने ज़्यादा इतना उसको यातनाएं देते हैं, इतना उसको टॉर्चर करते हैं कि लड़की स्वयं किसी तरह बच करके अपने मैके को चली आती है और पुनः उसके बाद वह ससुराल जाने का नाम नहीं लेती है, या सारा जिंदगी वह अपने ससुराल में, ये नैहर में रह करके ही, मैके में ही रह करके काट लेती है, लेकिन उस क्रूर के यहाँ जाना पसंद नहीं करती है। तो ये सब क्या है? ये सब समाज में फैली हुई कुरीति है जो बहुत बड़ा अभिशाप का रूप ले लिया है। ये बहुत बड़ा अभिशाप का रूप ले लिया है और इस पर कंट्रोल करना हर इंसान का, हर व्यक्ति का परम कर्तव्य बनता है कि अगर इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी तो एक दहेज के कारण सैकड़ों हजारों लड़कियों को इसी तरह मारा जाता है, मौत के घाट उतारा जाता है। लड़कियों की संख्या ऐसे भी कमती जा रही है। एक समय ऐसा आएगा, बल्कि आएगा नहीं बल्कि आ चुका है, हर समाज में अब जवान जवान लड़के अच्छे वेल क्वालिफाइड बैठे हुए हैं टकटकी लगा करके कि कोई कुटुंब आएगा तो शादी विवाह करेंगे, है ना। अब धीरे धीरे जो है जो दहेज प्रथा स्वतः समाप्त हो रही है। इसके लिए सरकार बहुत प्रयास किया कि यह दहेज समाप्त कर दिया जाए, लेकिन उसके प्रयास से भी यह समाप्त नहीं हुआ, समझे कि नहीं। सरकार की घोषणा थी कि दहेज लेना और देना दोनों कानूनी अपराध है ना। पता चलने पर उन्हें जेल की यातनाएं, जेल की सजा भुगतनी पड़ेगी। इस डर से लड़की वाले जब जाते थे, लड़के वाले के यहाँ तो स्पष्ट कर देता था कि हमको शादी नहीं करनी है, हमको अभी शादी नहीं करनी है। इस पर सरकार तो कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन हाँ शादी करके अगर हम कुछ डिमांड करते हैं तो इस पर सरकार हमें जेल भेज सकती है। इसलिए एक समय ऐसा था जो 2-3 वर्षों तक लड़के वाले जो है चूँकि शादी करने के पक्ष में ही नहीं रहे। अब लड़की वाले छटपटाने लगे कि भाई कोई लड़का नहीं मिल रहा है शादी करने के। धीरे धीरे पतली गली से पता चला कि भाई हम इतना पैसा लेंगे तो शादी करेंगे, इतना पैसा लेंगे तो शादी करेंगे। तो उस समय सरकार के प्रयास के बावजूद भी शादी, ये दहेज प्रथा नहीं रुकी। लेकिन बाद में चल कर के प्रकृति कहता ना कि प्रकृति अपना संतुलन स्वयं बना लेती है, तो प्रकृति अपना, इस मामले में भी प्रकृति अपना संतुलन बना ली है। अब लड़की ही की पैदाइश कम होगी, लड़के ज़्यादा होंगे। जाहिर सी बात है कि लड़के की शादी नहीं होगी तो लड़के वाले सोचेंगे कि कहीं से फ्री फंड कोई लड़की आ जाए तो शादी कर लेंगे। अब वही व्यक्ति दहेज को भूल रहे हैं। शादी तो यहाँ होने के लिए तैयार, फ्री में तो शादी होने के लिए तैयार ही नहीं, तो अब दहेज क्या मांगोगे? दहेज मांगोगे तो शादी होगी?
तो स्वतः ये प्रकृति इस पर जो है संतुलन बना रही है, और वह दिन दूर नहीं जब दहेज प्रथा स्वतः समाप्त हो जाएगा। बीच में दहेज प्रथा बहुत बड़ा अभिशाप बन गया था। दहेज एक पवित्र शब्द है, लेकिन हम उसे अपवित्र बना दिए और दहेज को एक समाज का बहुत बड़ा राक्षस का रूप दे दिए। दहेज रूपी राक्षस मुंह बाए खड़ी रहती है। जो कोई लड़की वाला आए और उसको मैं निगल जाऊं, तो ये सब अच्छी बात नहीं है। और एक बात हम हमेशा याद रखिए कि दुल्हन ही दहेज है। दहेज क्या है? दुल्हन ही दहेज है। आप सोच करके देखिए कि लड़की का जन्म कहीं और हुआ, 20 बरस, 22 बरस, 25 वर्षों तक अपने माता पिता के प्यार में पली, और एकाएक उसकी शादी हो जाती है और ससुराल चली जाती है। यहाँ का सारा रिश्ता नाता तोड़ के, ये कम बड़ी बात तो नहीं है। कलेजा पर पत्थर रख करके माँ अपने बेटी का की विदागरी करती है कि नहीं? और विदा करते समय उसकी आत्मा टूट जाती है, उसके कोमल हृदय पिघल जाते हैं। इतना ही नहीं, पूरे परिवार के लोग रोने लगते हैं। क्यों? कि अभी तक ये इस पर मेरा अधिकार था, लेकिन आज से अब इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं, या मेरे नज़दीक भी नहीं रहेगी, है ना, या किसी और की हो गई और किसी और के यहाँ ही रहेगी। इसकी इच्छा होगी तो मेरे यहाँ आएगी, नहीं इच्छा होगी, इसके परिवार वाले की चाहत होगी तो मेरी बेटी मेरे यहाँ आएगी, मैं अपने बेटी को का दर्शन करूँगा। नहीं इच्छा होगी, नहीं आएगी। मेरा कोई अब इस पर प्रेशर, कोई दबाव नहीं बनेगा। उस दिन से वो बेटी ससुराल चली जाती है। तो कितना बड़ा सेक्रीफाइस लड़की वाले करते हैं कि अपने बेटी को सदा के लिए ससुराल भेज देते हैं। उसके बाद भी तुम दहेज मांगते हो। अरे खर्च लड़की वाले का भी होता है, खर्च तुम भी करो। शादी कर रहे हो लड़के का ना, तो लड़के का शादी कर रहे हो तो लड़की वाले तुम्हें देंगे, ऐसी बात नहीं है। अगर उस लड़की की शादी तुम्हारे लड़के से नहीं होती तो फिर तुम्हारे लड़का का क्या होता, जरा ये भी तो सोचो। तुम्हारे लड़के आजीवन कंवारे रह जाते, तुम्हारे वंश की वृद्धि नहीं होती, रुक जाती। तो इसमें दोनों का परस्पर हिस्सा है ना। फिर आप डिमांड करते हो, दहेज चाहिए हमको, ये चाहिए, वो चाहिए, गाड़ी का चाहिए, घोड़ा चाहिए, है कि नहीं? ये कौन तरीका है? लड़के की शादी खुले दिल से करो, लड़की वाले को सहयोग करो। तुम और उससे सहयोग क्या ले रहे हो? लड़की पक्ष हमेशा कमज़ोर होती है। लड़के पक्ष को जितना शादी विवाह में खर्च होता है, उसका 2 से 2.5-3 गुना ज़्यादा लड़की पक्ष का खर्च होता है। बावजूद इसके तुम उससे और पैसे ऐंठ रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। आप लोग पढ़ लिख करके तैयार हो रहे हैं, आप लोग समाज को बदलिए और दहेज प्रथा से बिल्कुल अलग होइए, समझे कि नहीं? तो आज दहेज प्रथा के बारे में मैं आपको बताया। आप सोमवार से आपका व्याकरण की पढ़ाई होगी, तब तक के लिए मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए। धन्यवाद।